नमस्कार। अभी मैं दरभंगा जिला के बीएमपी 13 एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार के निजी आवास पर मौजूद हूँ। इस बीच हमारे समक्ष उपस्थित दरभंगा जिला के वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार जी उपस्थित हैं। अगला जो खबर से रिलेटेड मेरा सवाल होगा पुरुषोत्तम जी आपसे, सबसे पहले तो आपको मेरे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पॉक्सो एक्ट है या वर्तमान समय में बाल यौन उत्पीड़न जो है वो तेज़ी गति से फैल रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, सुना होगा, और मुझे लगता है कि आप उस केस को लीड भी कर रहे हैं। तो ये मामला तेज़ी से सामने आ रहा है। इस प्रकार के अपराध को रोकथाम करने को लेकर के जो कानून है, इतना सख्त कानून बना हुआ है, उसके बावजूद इस तरह का घटना हो जाना या इस पर पूर्ण विराम नहीं लगना, लोगों के मन में खौफ नहीं होना, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं कि इस मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया अपने इस एपिसोड में। बाल यौन अपराध की घटनाएं दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके बहुत सारे कारक हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2012 में जब निर्भया का मामला आया था तो पूरे देश में एक उबाल आया था, क्योंकि उस समय में इस तरीके का बाल यौन अपराध जनरली नहीं हो रहा था। हालांकि निर्भया नाबालिग नहीं थी, बालिग थी, लेकिन यौन अपराध की अगर आप बात करेंगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करेंगे, तो इतनी निर्ममता के साथ यौन अपराध नहीं हो रहा था। अभी हाल फिलहाल कोलकाता का एक डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की बात आई, उस खबर ने भी पूरे देश को दहलाया। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय की बात आई, उसने भी देश को दहलाया। लेकिन ये सिर्फ हाथरस की बेटी की कहानी, कोलकाता के डॉक्टर की कहानी, निर्भया की कहानी नहीं है। जिस जगह पर हम एक छोटे से शहर में दरभंगा में रह रहे हैं, यहाँ भी बाल यौन अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है और यौन अपराध की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दर्जनों नहीं है, सैकड़ों के तादाद में से केसेज हैं। कुछ केसेज जो लोगों के जहन में एक खौफ पैदा कर देता है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारी नाबालिग बच्चियाँ, हमारी बेटी जो घर से बाहर जा रही है कितनी सुरक्षित है, और मेरी बेटी, आपकी बेटी घर के इर्द गिर्द और अपने समाज में कितनी सुरक्षित है, इस पर एक जो जहन में सवाल उत्पन्न होता है। तो दरभंगा में अभी 3 बड़ी घटनाएँ 2025 में हुई हैं, जिसमें 2 बच्ची का जो बलात्कार हुआ है, यौन अपराध उनके साथ हुआ है। 2 बच्ची महज 5 से 6 साल 5 to 6 ईयर की रही है और एक बच्ची 3 से 4 साल की उम्र के बीच की रही है। 2 खबर को लेकर दरभंगा में सभी लोग जान रहे हैं कि एक जो है बिरौल अनुमंडल में हुआ और एक सदर अनुमंडल में हुआ, कोटी थाना में। लेकिन तीसरी घटना जो दफन हो गई है, मीडिया के सामने नहीं आया है, बहुत कम लोग जान रहे हैं कि जनवरी माह के लास्ट में दरभंगा सदर थाना के अंतर्गत भी एक 6 इयर्स के बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। और यह दुष्कर्म की घटना में उनके अपने ही नाना जी को पुलिस एक्यूज मानती है और वह भी जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। और इसको कानून के को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, इस देश में बाल यौन अपराध के लिए पॉक्सो कानून है और वो कानून का जो गवर्न होता है, वो कानून पोस्को रूल से होता है। ये कानून दिन व दिन सख्त होते जा रही है। निर्भया के बाद सख्त हुई और आज बहुत सारे इस पर जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट का। इसके लिए जो सेंट्रली NCPCR है वो देख रही है, स्टेट में SCPCR देख रही है, और ज़िला लेवल पर बाल संरक्षण इकाई है, CWC है। तो ये लोग इन पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि लोगों के बीच में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रही है इतने मतलब सख्त कानून रहने के बावजूद? तो कहीं न कहीं इसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी कि सख्त कानून से खौफ नहीं है या लोगों को उस बात का जानकारी लोगों तक नहीं है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कितनी हार्ड जो है सो दंड की प्रक्रिया है या क्या दंड हो सकता है, इस जानकारी का अभाव भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? देखिए, जानकारी का अभाव तो है ही,
साथ ही एक जो कानून जो बनाया गया है हमारा कि एक कोऑर्डिनेशन में जो पुलिस काम करेगी, CWC काम करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट उसके साथ काम करेंगे, उनके सपोर्ट पर्सन काम करेंगे, कोर्ट के साथ एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो हमारा हालिया कानून जो है, जो नए जो हमारा नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विदिन 60 डेज। और ये हमारे पुराने कानून CRPC में भी 7 दिन के भीतर ही बाल यौन अपराध हो या यौन अपराध हो या कोई भी ऑफेंसेज जो ओमेन के साथ हो, सेक्सुअल ऑफेंसेज हो, 60 डेज में चार्जशीट को कंप्लीट कर लेना है। लेकिन यहाँ देखेंगे आप बरसों बरस लग जाते हैं चार्जशीट को कंप्लीट होने में। जस्टिस में डिले होती है और कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय हमको काफ़ी देर से मिलता है तो उस न्याय का क्या मतलब रह जाता है। तो जनरली जो बाल यौन अपराध के कुछ खास घटनाओं को छोड़ करके अधिकांश घटनाओं में, मैं सैकड़ों केस को देख रहा हूँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि चार्जशीट बरसों लग जाते हैं, कंप्लीट नहीं होता है। इस बीच बहुत सारे हथकंडा अपना करके, बहुत सारा टूल्स अपना करके आरोपी अपने आप को बचने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए इसमें जो एक हमारा इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी फेयर नहीं है, जिसके कारण लोगों के मन में खौफ उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मैं इस कानून के तहत जो अपराध का श्रेणी है उसमें जो हार्ड कानून बनाया गया है या उस अपराध को करने के उपरांत आपको क्या क्या सज़ा मिल सकता है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं ताकि किसी तरह ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के मन में खौफ पैदा हो सके, वो जान सके कि हम अगर इस तरह का घटना करते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर हमको इस सज़ा से गुजरना होगा, मृत्यु दंड तक हो सकती है, जैसा हम समझ पा रहे हैं। और विस्तार से आप दर्शकों को बताएं। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी ऐसे अपराध के लिए जो सेक्शंस हैं उसमें मिनिमम 20 साल की सज़ा है, मिनिमम आजीवन कारावास है और मृत्यु दंड है। और पॉक्सो कानून में भी 2 तरह का अपराध है, गंभीर किस्म का अपराध, एक ऐसा अपराध जिसमें पेनिट्रेशन है, मतलब मैं एक सभ्य भाषा में ये कहूँ कि उनके साथ जो है पेनिट्रेट करके, प्रवेशन करके कोई अगर लैंगिक हमला होता है, चाहे वो प्रवेशन उसका ओरली हो, उनके रेक्टम के माध्यम से हो या वेजिनल हो। रेक्टम के माध्यम से सिर्फ इसमें बालिका ही नहीं है, लड़के के साथ भी कोई अगर यौन दुष्कर्म होता है और पेनिट्रेशन हुआ है तो उसकी सज़ा 20 साल मिनिमम है और मृत्यु दंड तक का, उसके ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस पर निर्भर करता है। उसके बाद जो सामान्य है उनके साथ जो है हरासमेंट और असॉल्ट जो सामान्य किस्म का है उसमें सज़े कम है। लेकिन जनरली जो सामान्य किस्म का अपराध होता है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है और जो गंभीर किस्म का अपराध आ रहा है इसमें मान के चलना पड़ेगा आरोपी को कि उनको मृत्यु दंड तक की सज़ा हो सकती है या कुल मिलाकर यह कह ले कि उनकी ज़िंदगी जेल में ही गुजर गई। वहीं दूसरी तरफ मैं जो इससे पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो बच्ची है, महिला है या फिर जेंट्स है, जो पॉक्सो कह लीजिए या बाल उत्पीड़न कह लीजिए या जस्ट लाइक जो रेप का घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके लिए कानून की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, उसके होम अफेयर जिसके अंतर्गत पुलिस आती है उनका एक SOP है, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है। उसको जब डिटेल्स में देखेंगे तो सबसे कमी क्या है कि हमारा जो अभी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी जिन पुलिस के ऊपर होती है उन लोगों को SOP की पूरी जानकारी नहीं होती है। पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, इसमें पुलिस की भी डायरेक्टली हम गलती नहीं दे रहे हैं। जितना जैसा मेरा कानून है उसके हिसाब से जितनी पुलिस के पास बल की आवश्यकता है, हेल्थ की आवश्यकता, उसकी कमी है कहीं ना कहीं। हमारा कानून तो बहुत बढ़िया बना है लेकिन पुलिस बल के पास संख्या का अभाव है और जिसके कारण और ज्ञान का अभाव भी है। तो जो पोस्को जैसे कानून हैं उनके रूल की जानकारी के अभाव रहने के कारण, पीड़ित का क्या अधिकार है इसका अवेयरनेस उनके बीच नहीं रहने का कारण, क्योंकि जब भी मामले कोई दर्ज होते हैं तो पुलिस का ये ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है कि वो फॉर्म ए का कंप्लेंसेस करे। फॉर्म ए वो फॉर्म होता है जिसमें पीड़ित को ये बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या हैं, कि आपको FIR का कॉपी लेने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो आपको चार्जशीट लेने का अधिकार है, आपको मेडिकल का अधिकार है, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, आपको अपनी स्कूलिंग को कंटिन्यू रखने का अधिकार है,
आपको सुरक्षा लेने का अधिकार है। ऐसे जो दर्जनों अधिकार, आपको मुआवजा लेने का अधिकार है, आपका जो लॉस हो रहा है एजुकेशन में और अन्य चीज़ में, उसके लिए स्पेशल रिलीफ लेने का अधिकार है। ये सारे चीज़ का अवेयरनेस विक्टिम को नहीं हो पाता है, क्योंकि 99% केस में देखा जाता है कि फॉर्म ए का कंप्लायंसेस नहीं हो पा रहा है और फॉर्म ए की कॉपी पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार को नहीं उपलब्ध कराया जाता है। अगर फॉर्म ए का कंप्लायंसेस हमारी पुलिस करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर विक्टिम अवेयर होगा और वो अपने न्याय को ले पाएगा। और इसके अवेयरनेस के अभाव में क्या होता है कि जब बाल यौन अपराध कोई करता है तो गांव के लोग, वहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, मुखिया सरपंच वगैरह हैं, उनको लगता है कि इसकी करियर खत्म है, अब ये जेल में ही इसका ज़िंदगी गुजरेगा। तो वैसे कंडीशन में वो लोग एक माहौल क्रिएट करके ऐसे मामले में पंचायत कर देते हैं और पंचायत करके 25,000 50,000 लाख रुपये दे करके जो है उसको हॉस्टाइल करवा देते हैं, केस को रफा लेकिन यही पंचायत के बजाय मुझे लगता है यदि मुखिया जी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, यदि ऐसे कुकृत करने वाले को पहले से यदि उस पर यदि नज़र रखा जाए समाज के तरफ से, और उस पर जैसे नशा का स्थिति बढ़ रहा है। जी, मैं इस पे परिप्रेक्ष्य में आता हूँ जी कि देखिए, रिपोर्ट एक हमारा सेक्शन है पॉक्सो में कि अगर यह बात साबित हो जाता है कि आपको बाल यौन अपराध की जानकारी थी और आपने लोकल पुलिस या डीसीपी को सूचना नहीं दी, तो जानकारी रहते हुए सूचना नहीं देना भी इस कानून में अपराध है। अगर कोई मुखिया सरपंच या कोई जिम्मेदार नागरिक इसका पंचायत कर देता है, रफा दफा करने का कोशिश करता है, पुलिस तक मामला को नहीं जाने देता है, तो वो भी सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट में पेनलाइज हो सकता है। और ऐसा दरभंगा जिला में अभी जो है ये बाजितपुर थाना में एक चर्चित कांड में जो है वहाँ के कई सारे पंचायत करने लोगों का भी कुर्की जब्ती हुआ और पेनलाइज हो रहे हैं, उन पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। इसलिए ऐसे मामले में बचना चाहिए। लेकिन जो गांव के राजनीति करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेरी ताकत कहीं कानून से बड़ी है, इस भ्रम में वो लोग होते हैं कि कानून में उनको भी दंडित करने का प्रावधान है। लास्ट में पुरुषोत्तम जी, जिलावासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस घटना पर रोकथाम को लेकर के? देखिए, सबसे पहले हमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारी नज़रिया बच्चियों के प्रति थोड़ी सी बेहतर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटियों का सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए और हर व्यक्ति के घर में 1-2 बेटियां अवश्य रूप से है। कानून की जानकारी आप लीजिए। आप जैसे चैनल्स का हम आभार प्रकट करते हैं जो बारीकी से इस कानून के जानकार लोगों की जो है मंतव्य लेकर के, उनके विचार को लेकर जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग का मुहिम में काबिल तारीफ़ है। कानून की जानकारी आप रखिए और जब भी कोई अपराध होता है, बाकी बात आप बात में कीजिए, लेकिन उसको कानून के शरण में भेजिए, क्योंकि इस देश में कानून का ही एक खौफ है और आप न्याय एक कानून से ही ले सकते हैं। बाकी जितनी भी तंत्र है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अन्य तंत्र गलत काम कर रही है, लेकिन कानून एक ऐसा है कि अगर आप आ गए और आपको न्याय चाहिए तो निश्चित रूप से न्यायालय में आपको न्याय मिलता है। बहुत बहुत आपको अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम कुमार जी, जो एडवोकेट हैं, जिला व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और कानून की जानकार के रूप में यदि इनको देखा जाए तो बहुत बारीकी से सब बात को बताते हैं और न्यायालय में भी अगर किसी मामला को लेकर के होता है तो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो इनके बातों को सुने हैं या देखे हैं या आगे देख पाएंगे, तो इससे ज्ञान लेने की ज़रूरत है। इन सब कुकृत्य करने वाले जो लोग हैं वो तो निश्चित तौर पर दंडित होते ही हैं। जो इससे बचे हुए लोग हैं, जिनके मानसिकता में इस तरह का भावना आता है, तो आप इन सब चीज़ों को देखें, सुने और ज्ञान को बढ़ाएं और इससे बचने का प्रयास करें, ताकि ऐसे जघन्य अपराध ना करने की आपका मनसा बना रहे। किसी का माँ बहन है, उसको अपने माँ बहन के रूप में देखें और ऐसे कुकृत्य करने से बचें। धन्यवाद।